अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, कोर्स एंड डेवलपमेंट, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिस्कस करने के बाद आज हम MCQs डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसके हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो फर्स्ट MCQ इज़ द टर्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन DSM-5 TR refers to a single disorder with varying severity, a group of separate disorders, only childhood autism, a subtype of intellectual disability. So the correct answer is A single disorder with varying severity. मीन्स के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक सिंगल डिसऑर्डर है और लेवल ऑफ सेवेरिटी है। कुछ बच्चों में माइल्ड इश्यूज होते हैं, कुछ में मॉडरेट होते हैं, कुछ में सवेयर होते हैं। तो हर इंडिविजुअल में ये सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन आर optional criteria in autism spectrum disorder, a core feature of autism spectrum disorder, only present in severe ASD यानी autism spectrum disorder, or excluded from DSM-5 TR. So the correct answer is B, a core feature of ASD यानी autism spectrum disorder. DSM-5 TR के अकॉर्डिंग अगर आप ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का क्राइटेरिया चेक करें तो क्राइटेरिया ए यही कहता है कि जो ASD के बच्चे होते हैं उनमें परसिस्टेंट डेफिसिट्स होते हैं, इम्पेयरमेंट होती है, लिमिटेशन होती है सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन में। यानी सोशली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते और दूसरे लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। Next is a boy shows interest in the wheels of toy cars but ignores playing with peers. This behavior is best explained as stereotyped interest, normal play, intellectual disability, or social phobia. So the correct answer is A, stereotyped interest. ठीक है, बच्चे जो हैं हो सकता है कि पूरे टॉय से ना खेलें, लेकिन टॉय के किसी एक पार्ट से खेलते हैं। जिस तरह कार के व्हील से खेलेंगे, बोतल के कैप से खेलेंगे, और उसी के साथ इन लोगों की अटैचमेंट भी होती है, जबकि ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या दूसरे लोगों के साथ नहीं खेलते। तो जब दूसरों के साथ ये लोग खेल नहीं पाते तो इट्स मीन कि ये अपने टॉयज़ वगैरह भी दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ ASD? लो बर्थ वेट, प्रीनेटल इन्फेक्शंस, वैक्सीनेशंस, और एडवांस्ड पेरेंटल एज। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी। ठीक है, यानी वैक्सीनेशंस की वजह से ASD नहीं होता। ठीक है, वैक्सीनेशंस का ASD से कोई लेना देना नहीं है। जबकि लो बर्थ की वजह से ASD हो सकता है, प्रीनेटल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, और एडवांस्ड पेरेंटल एज की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एडल्ट्स विद ASD में नेवर बी इंडिपेंडेंट, achieve independence depending on sport and severity, always require institutionalization, not show restricted behaviors. So the correct answer is B, achieve independence depending on sport and severity. ठीक है, जितना इन बच्चों को स्पोर्ट प्रोवाइड की जाएगी उतने ही ज़्यादा जल्दी ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैनर्स इनको सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ये एक बार मैनर्स सीख जाते हैं तो फिर उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, डेली लाइफ में फंक्शनल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑटिस्टिक रिहेबिलिटेशन वगैरह बनाए जाते हैं, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ इन बच्चों को स्किल्स सिखाई जाएँ और बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो लाइफ में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। A 3-year-old child avoids eye contact, doesn't respond to name, and repeats words without meaning. This suggests specific learning disorder,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिले ओनली। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, अभी भी हमने पीछे डिस्कस किया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं। तो आई कांटेक्ट जो है ये एक नॉन कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते और वर्ड्स को उनके मीनिंग जाने बगैर बस रिपीट करते हैं, यानी रिपीटिशन होती है इनमें हर चीज़ की। तो इस वजह से करेक्ट आंसर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अब अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हों तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे MCQ सही होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ ASD इज़ मोर कॉमनली डायग्नोस्ड इन गर्ल्स, बॉयज़, बोथ इक्वली और एल्डरली एडल्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ बॉयज़। ठीक है, जितने भी अर्ली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये सारे बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। Next is the long-term outcome in ASD often depends on IQ level and language ability, family income only, geographic location or childhood hobbies. So the correct answer is A, IQ level and language ability. Next is which of the following is a non-risk factor for ASD? Advanced parental age, excessive sugar intake, parenting style, watching too much television. So the correct answer is advanced parental age. पेरेंटल एज इस वजह से है क्योंकि अगर पेरेंट्स की एज 35 प्लस हो या 40 प्लस में अगर उनके यहाँ बेबी हो रहा है तो हो सकता है कि उसकी वजह से बेबी ASD की तरफ लीड कर जाए। तो इस वजह से एज जो है वो मैटर करती है। नेक्स्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स में इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इकोलेलिया, हैंड फ्लैपिंग, हाईली रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और कॉन्सिस्टेंट आई कांटेक्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर में ये सब हैं, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें नहीं होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, कॉन्सिस्टेंट आई कांटेक्ट। ठीक है, इन बच्चों का आई कांटेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सिस्टेंट आई कांटेक्ट कैसे होगा? तो ये वाला रिपीटेटिव बिहेवियर्स में इंक्लूड नहीं है। बाकी इकोलेलिया, हैंड फ्लैपिंग, हाईली रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ASD के सिम्टम्स में इंक्लूडेड है और ये अंडर रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स में आता है। ठीक है, तो ASD के बच्चे जो हैं ये बिहेवियर्स को बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो ईटिंग है, वॉकिंग है, स्पीकिंग है, तो ये जितने भी बिहेवियर होते हैं इनको ये रिपीट करते हैं। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड इंसिस्ट on eating the same food every day and becomes distressed if the routine changes. This is an example of anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, restricted repetitive behavior in ASD or language impairment. So the correct answer is C, restricted repetitive behavior in ASD। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि जितने भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, बिहेवियर हमारा क्या है, ईटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, ये सारे हमारे बिहेवियर्स होते हैं। तो ASD वाले बच्चे जो हैं वो हर बिहेवियर को रिपीट करते हैं। तो इस वजह से सेम फूड भी ये डेली खाते हैं, सेम रूटीन्स को फॉलो करते हैं। अगर इनमें से एक भी आगे पीछे हो जाए तो ये बच्चे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज DSM-5 requires ASD symptoms to cause temporary discomfort, clinically significant impairment in functioning, only academics problems, only emotional difficulties. So the correct answer is clinically significant impairment in functioning। ठीक है, यानी डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है, ऑक्यूपेशनल है, एकेडमिक्स है या पर्सनल लाइफ है, वो इनकी डिस्टर्ब होती है। Next is a child with ASD shows repetitive hand flapping when excited. This is called echolalia, steaming, regression. So the correct answer is B, steaming यानी सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर। ठीक है, रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं जिसमें हैंड फ्लैपिंग करते हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो रिपीटेटिव हैंड फ्लैपिंग करते हैं, तो इसको हम स्टीमिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ASD डेवलपमेंटल कोर्स? All children show regression. Some children show developmental regression after normal early development. Symptoms always disappear with age.
ASD beings in adolescence only. So the correct answer is B. Some children show developmental regression after normal early development. Next is genetic contribution to ASD is considered minimal, moderate, strong, non-existent. Correct answer is C. Strong. जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू ASD इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग, यानी जो जीन्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जेनेटिक्स में अगर किसी एक भी क्लोज रिलेटिव्स को ASD होता है तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी ASD हो। नेक्स्ट इज अ 2-year child can say words but cannot maintain back and forth conversation or share interest. This represents deficit in social communication, intellectual disability, normal speech delay, or selective mutism. So the correct answer is deficits in social communication. ठीक है, जब social communicate नहीं कर पा रहे तो back and forth conversation या sharing of interest कैसे होगा? Next is which of the following specifiers is used in ASD diagnosis? With or without intellectual impairment, with mood disorder, with schizophrenia features, with speech delay only. So the correct answer is A. With or without intellectual impairment. तो जब ASD का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं तो उसके एंड पे ही लिखा हुआ है कि विद स्पेसिफायर्स के नाम से कि विद और विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, विद और विदाउट लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ये दोनों पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन्ड हैं। Next is spectrum. In autism spectrum disorder means it is contagious. It exists along a continuum of severity and symptoms. It only affects one area of functioning. It changes daily. So the correct answer is it exists along a continuum of severity and symptoms. ठीक है, स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था कि एक डिसऑर्डर है लेकिन सेवेरिटी डिफरेंट होती है हर बच्चे में, कुछ में माइल्ड, मॉडरेट और कुछ में सेवियर होते हैं सिम्टम्स। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस इन ASD इज जनरली बेटर इफ अर्ली लैंग्वेज स्किल्स आर डेवलप्ड, सिम्टम्स आर सेवियर, diagnosis is delayed, or intellectual disability is present. So the correct answer is अर्ली लैंग्वेज स्किल्स आर डेवलप्ड, यानी ये बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता है अगर बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स हों। अगर लैंग्वेज भी बच्चे की नहीं है तो फिर उसको ऑब्वियसली डील करना, मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे के जिसकी लैंग्वेज स्किल्स होंगी। नेक्स्ट इज़ फॉर एन ASD डायग्नोसिस सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर एज 5, in the early developmental period, only in adolescence, after successful life events, after stressful life events. So the correct answer is B, in the early developmental period. अभी ये भी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ADHD है, लर्निंग डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, ये सारे अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज environmental factors linked with ASD risk include prenatal exposure to toxins, overuse of smartphones, sibling rivalry, poor school environment. So the correct answer is prenatal exposure to toxins, यानी पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर किसी टॉक्सिन्स का यूज़ करता है, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जहाँ पे रेडिएशंस होती हैं, जहाँ पे डेंजरस केमिकल्स होते हैं, या किसी ड्रग्स का यूज़ करता है, तो उसकी वजह से उनका बेबी जो है वो भी ASD की तरफ लीड कर सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DSM-5 TR डायग्नोसिस डोमेन ऑफ ASD? Deficits in social communication, restricted repetitive patterns of behavior, delusions and hallucinations, symptoms in early developmental period. So the correct answer is C, delusions and hallucinations जो हैं वो ASD की डोमेन में नहीं आती, बल्कि deficit in social communication, repetitive patterns of behavior and symptoms in early developmental period, ये सारे ASD के symptoms हैं। Next is early intervention in ASD is associated with no effect on outcome, better long-term prognosis, increased severity of symptoms, delayed language acquisition. So the correct answer is
बी बेटर लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, ठीक है। अगर इन बच्चों को टाइमली मैनेज किया जाए तो इनका प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था इनको मैनर सिखाना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये सीख लेते हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं और इनके सिम्टम्स को मैनेज भी किया जा सकता है अगर इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। जिस तरह हमने डिस्कस किया ना, रीइंफोर्समेंट है, प्रॉम्प्टिंग है, फीडिंग है, तो ये टेक्निक यूज़ करते हुए हम इन बच्चों को बहुत सी स्किल्स सिखा सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं ताकि ये छोटे-छोटे टास्क परफॉर्म करने के काबिल हो जाएँ। Next is ASD symptoms usually become noticeable at birth, in the early developmental period, first 2 years, only in adulthood, after age 10. So the correct answer is B. In the early developmental period, यानी फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में हम नोटिस कर लेते हैं कि बच्चे के साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते जब। लेकिन फिर भी हम उस टाइम तक वेट करते हैं जब तक ये सोशली डिमांड्स को फुलफ़िल ना करें। अगर फुलफ़िल नहीं कर रहे, जैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और स्माइल वगैरह नहीं कर रहे, तो फिर इश्यू होता है। ऑटिज़म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।